हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और सबके सब सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हमारे पास 2 महीने का लगभग समय बचा हुआ है अभी, और जो विद्यार्थी अभी भी तैयारी में ठीक से नहीं आए हैं उन्हें मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के एक सेट को सॉल्व करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, क्योंकि हम लोग पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी पेडागोजी की यहाँ पर पहली क्लास होगी, है ना। हम सब जानते हैं कि हिंदी में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स या 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वे आपके पेडागोजी के होते हैं, और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, जिसको आप पैसेज कहते हो, जहाँ पे 2 पैराग्राफ आपको मिलते हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है। हम लोग वो भी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। पेडागोजी को बहुत ठीक से समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो पेडागोजी पर ही टोटली बेस्ड है ना। और ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है। सो ये ऐसी प्रैक्टिस है जो कॉन्सेप्चुअल है ना। साथ में हम आपको कॉन्सेप्ट को भी समझाते रहेंगे, और पेपर आशा तो यही है कि जितने जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ, इसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा। और हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है, पसंद तो आएगा ही, है ना, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप इसको करेंगे तो अगली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग सीटेट या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये पेडागोजी का सेक्शन है, काम आएगा, नो डाउट, है ना। बट प्योरली क्वेश्चंस जो हैं वो सारे सीटेट के लिए ही हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन देखिएगा। आप जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार, या जिन्होंने नहीं दिया है, वो इस चीज़ को ठीक से समझ लें कि अब सीटेट में ये अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, और जो काफ़ी आपके टाइम को कंज्यूम कराते हैं, तो इस पर अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं ये। और देखिएगा, ये सीटेट अगस्त 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। ये हो गया स्टेटमेंट। तर्क दिया जा रहा है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। किनकी? जो बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बात से संतुष्ट हो लें, बाद में हम ऑप्शन पर जाएंगे कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट, है ना, का जो तर्क दिया गया है वो सही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये कहना चाह रहा है कि बच्चा अपनी व्यवहारिक या लिखित भाषा में संज्ञा शब्दों का प्रयोग सबसे कम करता है, मतलब नेमिंग वर्ड्स का प्रयोग सबसे कम करता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रियाओं का प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों का भी ध्यान नहीं रखता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए कि राधा स्कूल जा रही है, तो वाक्य कहीं ना कहीं कंप्लीट है, व्याकरण नियमों में बंधा हुआ है, संज्ञा और क्रिया का साथ साथ प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ये कह दे कि जा रही है, तो देखिए सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि किसके संबंध में बात करी जा रही है, और ना ही तो व्याकरणिक नियमों से बंधा है। इसलिए ऐसे विद्यार्थियों की शब्द संपदा जो होगी बहुत ही सीमित होगी, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर ABCD में से कौन सा होगा ये आप देखिए जरा। तो आंसर बनेगा आपका फर्स्ट। A और R दोनों ही सही हैं, और R A की सही व्याख्या करता है या है, ठीक है। अभिकथन वाले क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं इसको जल्दी नहीं निकाल सकता, है ना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। आराम से पढ़िए, अच्छा पढ़िए। सेकंड नंबर देखेंगे, नैदानिक परीक्षण। मैं कई बार बता चुका हूँ कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है।
अभी फ़िलहाल सरल भाषा में अगर समझोगे तो सीखने के दौरान या सीखने में जो बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके कारणों का पता लगाने का जो तरीका है, जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, उसे नैदानिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट बुलाते हैं। और भी सरल भाषा में समझना चाहते हो तो आप जानते हो कि किसी भी बीमारी को जानने के लिए, किसी भी बीमारी के कारण को समझने के लिए डॉक्टर हमें डायग्नोस्टिक सेंटर भेजता है ब्लड सैंपल लेकर के, ताकि ये पता लगा सके कि हमें जिस तरीके का रोग है उसका कारण क्या है। ठीक है, तब वो हमारा प्रॉपर इलाज कर पाते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नैदानिक परीक्षण। तो नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है या क्या जानने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है हमसे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, पाठ्यपुस्तकों के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की। नहीं भैया, हटाइए इसको। एलिमिनेशन बहुत जरूरी पार्ट है इसका। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। ओहो, बच्चे अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं जान लेंगे? नहीं, ये भी आपका उत्तर ठीक नहीं है। सी ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। देखिए, हम बच्चों की तुलना नहीं करेंगे, हम बच्चों को उनकी उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं। आपका ऑप्शन सी भी गलत। ठीक है, तो देखिए ना, बिना कुछ किए हमारा उत्तर बन गया ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदुओं को जानना। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध आप समझते हो? अवरोध का मतलब होता है जो रुकावट पैदा करे। ठीक है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब अध्यापक होने के नाते आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। समाधान समझ लो ना, कोई प्रॉब्लम दे दी गई और उसके सलूशन को खोजिए। क्या संभावित उत्तर उसका हो सकता है, आपको बताना है। तो बच्चे इसमें बिजी हो जाएंगे और आप अपनी भाषा से संबंधित जो भी शिक्षण करना चाहते हो वो हो जाएगा आसानी से, है ना। तो देख लेते हैं, वैसे फर्स्ट के उत्तर बनने के पूरे चांसेस बन चुके हैं। सेकंड देखते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब तक सभी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो जाएं तब तक आप सीटेट की परीक्षा में उत्तर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे उचित विकल्प चुनना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में निर्देश लिखे होते हैं कि निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर बनाइएगा जिसमें से उचित विकल्प हो उसका चुनाव करना है। बी ऑप्शन देखेंगे, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। उद्यमी समझते ना, जो लेबोरियस से मेहनती है, परिश्रमी विद्यार्थी, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई बात यहाँ हो नहीं रही क्वेश्चन में। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। प्रशासन क्या करेगा, कक्षा का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा आपको पढ़ाने में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके पेरेंट्स या प्रधानाचार्य को बताने जाओगे आप, तो इसका मतलब है कि फिर तो आपके शिक्षक होने का कोई अर्थ ही नहीं हो जाता है। नेतृत्व तो कोई आपका और कर देगा, ये कैसे संभव है। सो उत्तर क्या बन गया, फर्स्ट। आशा है कि सभी को बात समझ में आ गई होगी आसानी से। अगले क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। बेटा मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है और सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से पढ़िए। जाना कहाँ है, कोई देर थोड़ी हो रही कहीं के लिए, है ना। अगर हम अपने पेपर पर भी समय नहीं दे पाए तो फिर किस पर देंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक से समझेंगे। विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन जानते हो आप, जो मानसिक संक्रियाओं के द्वारा किसी विषय पर हम जो चिंतन करते हैं वो कहलाता है मानस मंथन। जो हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं उसकी बात हो रही है। संयोजन करते हैं मतलब उनको इकट्ठा करना। संपादन करते हैं मतलब किसी न किसी माध्यम से उनको हम अपने अंदर से बाहर लेके आते हैं।
अतः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं और ज़रूरत पड़े तो इस पर हम रिपीटिशन भी करते हैं। तो ये कौन सा वाला कौशल प्रतिबिंब हो रहा है, वो आपका लेखन कौशल हो जाता है। देखिए, लिखने के लिए सबसे पहले हमें विचार लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर सारे विचारों को हम इकट्ठा करते हैं, बाद में हम कहीं ना कहीं उकेरते हैं। उकेरना समझ तो, आए हुए विचारों को कापी पेन लेकर के कापी पे हम उसको नोट करते हैं और यह क्रिया कई बार करते हैं या हम बार बार करते हैं या उस विचार को हम कई बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसका कौशल हो गया? लेखन कौशल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, भाषाई कौशल सीखने के सबसे सही तरीका कौन सा है? मतलब भाषा से संबंधित कौशल सीखने के लिए, या कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास कौन सा है? एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके समावेशित युक्तियों के माध्यम से। समावेशित युक्तियां समझते हो? युक्तियों का मतलब हो गया जुगाड़, तरीके, टैक्टिक्स। ठीक है, समावेशित का मतलब हो गया इंक्लूडेड, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर भाषा को आप सीखना चाहते हो, है ना। भाषाई संबंधी कौशल के लिए आपको अभिव्यक्ति के अवसर मिलें, आप रीडिंग अच्छी करें, आप लिसनिंग अच्छी करें, आप राइटिंग अच्छी करें, ठीक है, और डिबेट अच्छी करें, चर्चा करें, तो बहुत सारी युक्तियाँ, बहुत सारे तरीके ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसको कहा गया समावेशित युक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। एक बार फिर से हमारे सामने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अभिकथन है कि पठन और लेखन कौशल, नोटिस कीजिए, पठन और लेखन मतलब रीडिंग और राइटिंग कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को जान लेना चाहिए कि ये समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है। समालोचनात्मक चिंतन को अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को हिंदी में समझना चाहते हो तो इसका अर्थ होता है कि जो भी तथ्य मौजूद हैं उनका विश्लेषण करते हुए किसी निर्णय पर पहुंचना या उसके विषय में चिंतन करना, ये समालोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस पर उसके सभी तथ्यों को हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषित करते हैं, उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर जाते हैं। तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाएगा? समालोचनात्मक चिंतन। बेटा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको किसी भी शब्द का मीन भी समझने में कोई समस्या ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। ठीक है, आइए तो कह रहे हैं कि पठन और लेखन मतलब पढ़ना और लिखना कौशल जो होगा वो प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करेगा, है ना। तो पढ़िए जरा, तर्क इसका है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। देखिए एक चीज़ बताएं, ये हो सकता है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करेंगे, जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन समालोचनात्मक चिंतन के ये उपकौशल तो है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि उपकौशल क्या होते हैं। फिलहाल मैं आज इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, किसी दिन इस पर मैं एक क्लास ही कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है लेकिन आर उसकी सही व्याख्या करता तो नहीं है। तो देख लीजिएगा कौन सा वाला सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर में कोई तुक नहीं है जिस पर वो बात कह रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये अभिकथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े टफ महसूस होते हैं। चिंता मत कीजिएगा, साथ रहेंगे तो उस पार लेके हम चलेंगे, परेशान मत होना। ठीक है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है? देखिए, रचनात्मक आकलन को कहते क्या है, ये होता क्या है? रचनात्मक आकलन जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसका मीन होता है कि अध्यापक शिक्षण के दौरान कक्षा में ही अपने बच्चों के ज्ञान के स्तर को जानने की कोशिश करता है।
इसके लिए वो विशेष प्रकार के परीक्षाएं आयोजित नहीं करता। कई बार वो प्रश्न पूछकर माध्यम बना लेता है, कई बार कोई डिबेट करवा लेगा, कई बार ओरल क्वेश्चन करेगा बच्चों से, या बच्चों से किसी भी विषय की तथ्यात्मक जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके पास कई तरीके हो सकते हैं, है ना। तो रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर जो उदाहरण है इकाई परीक्षा लेना। इकाई परीक्षा समझते हो ना, जो आपके टेस्ट सीरीज होती, टेस्ट होते हैं ना मंथली। श्रुत लेख मतलब डिक्टेशन, इमला लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, मतलब बच्चे जो जानते हैं उसके बारे में बात करना। ठीक है, उसके बारे में कहलवाना, जो भी उनका अपना अनुभव है उससे संबंधित बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करोगे। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होंगे वो सामान्य से अलग होते हैं। अलग होने का अर्थ ये हो गया, या तो वो उनका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर का होगा या फिर बहुत नीचे का होगा, वो सामान्य नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करोगे, उनकी क्षमता और सीमाओं का क्या रखेंगे, ध्यान रखना चाहिए। इसकी पहचान तो आपको करनी पड़ेगी, तभी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे ना। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि बच्चे की एक्चुअली नीड क्या है, तो फिर आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकते हो। क्लियर है ना। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आएंगे। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बुलाते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या चीज़ होती है। बाकी फ़िलहाल ऑप्शन नंबर सी उत्तर बन जाएगा कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। अब एक छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि आप समझते हो ना कि अगर आप चाहते हैं किसी भी हिंदी भाषी विद्यार्थी को आप अंग्रेजी बोलना सिखाना चाहते हैं, तो उसके दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका ये हो गया कि हम उसको पहले ग्रामर बताएं, ट्रांसलेशन सिखाएं, भाषा के संबंधित सभी जानकारियां दें, उसकी विविधता के बारे में बताएं। एक तरीका ये होता है कि हम किसी भी ग्रामर, ट्रांसलेशन और किसी भी मेथड का सहारा नहीं लेंगे, है ना। हम उसको एक ऐसा परिवेश बना के देंगे कि हर हाल में उसको इंग्लिश ही बोलनी है और उसके आसपास जो कुछ भी मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, और इससे उसको काफ़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड से एनवायरनमेंट के थ्रू, एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करते हुए अपनी भाषा को सीख पाएगा। तो ये भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होता है। सीधे एटमॉस्फेयर दीजिए, अपने आप बच्चा सारी चीज़ें सीख लेगा और फिर उसे किसी ग्रामर या दूसरी भाषा की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो रहा है कि भाषा अर्जन की कैसी स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बन जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, भाषा कौशल होते क्या हैं, ठीक है, ये जान लो। और कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सही है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वैसे भाषा कौशल यही हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बात भी सही है। सुनना और पढ़ना एक निष्क्रिय कौशल, ये तो गलत है। ठीक है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ये देखिए ये भी गलत है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, देखिए क्रम से जरूर सीखे जाते हैं, बट कई बार इनके बीच एक बेहतरीन सा रिलेशन होता है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब बच्चा सुनता है तो उसके अंदर बोलने पढ़ने की भी भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जानिएगा बेटा, इस सीक्वेंस को याद कर लो, LSRW। ठीक है, सुनना, देख पा रहे हो ना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको कैसे याद करोगे, LSRW। ये भाषाई कौशल है। ठीक है, और ये सीक्वेंसली नहीं सीखे जाते, ये इनका सीक्वेंस होता है।
सीखे ये नहीं जाते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। वैसे एक चीज़ बता दूं, इसमें एक बार मैं उत्तर दिखा दूं आपको, इसका उत्तर क्या सही होगा, फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। हमें किस बात का जवाब देना है कि कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है, किसके लिए, व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में। ठीक है, आइए कौन सा वाला सही नहीं है। उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना सही है भैया, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। संप्रेषण क्या होता है जानते हो सकता है कुछ लोगों को संप्रेषण का मतलब ना पता हो। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। अध्यापक विद्यार्थियों से क्या करता है, संप्रेषण ही तो करता है ना, भाषण थोड़ी दे रहा होता है भैया। अगर एक तरफ से अध्यापक बोल रहा होता है तो दूसरी तरफ से बच्चे चीज़ों को सुन रहे होते हैं और कई बार वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो उस पर वो प्रश्न भी करते हैं। तो ये हो गया संप्रेषण। ठीक है, तो व्याकरण में ये तो होगा। संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना ये भी होगा। वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बनाना ये भी होगा। नहीं, ध्यान रखिएगा किस पर बात कर रहे हैं, वो नहीं शब्द पर जोर दे रहे हैं। कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, नियमों को याद करके अभ्यास द्वारा व्याकरण सिखाना। हम नियमों को याद कराएंगे तब बच्चे सीखेंगे व्याकरण। ये सबसे बेकार सा या गलत नियम है व्याकरण सिखाने का, और जबकि अक्सर कक्षाओं में यही देखने को मिला करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है। उपागम कहते हैं रिसोर्सेस को या सोर्सेस को या संसाधन को। व्याकरण सिखाने का कौन सा संसाधन इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। नियमों को सीखने से संबंधित, देखिएगा निगमनात्मक मेथड जो होता है उसमें सबसे पहले नियम ही तो सीखे जाते हैं। ठीक है, और आगमनात्मक जो होता है उसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। मतलब ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें हम उदाहरणों के माध्यम से नियमों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग। मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें वो बताना है जो मूल्यांकन समझते हो ना, इवैल्यूएशन। ठीक है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाले पे जोर दीजिएगा। मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भित सामग्री है, बिल्कुल सटीक उत्तर लिखा हुआ है। और मुझे कौन सा ढूंढना है जो नहीं है। मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। देखिए ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेथड जो आता है वो आपका निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है ना, जहाँ पर कमियों की प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा वाला सही नहीं है। तो मूल्यांकन, एक मिनट, कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा करी जा सकती है। तो भाषा शिक्षण मतलब भाषा को पढ़ाने के दौरान रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा करी जाती है। रचनावादी उपागम में क्या करोगे भाई, देखिए डी ऑप्शन आएंगे कि शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में उनके अनुभवों का प्रयोग करने की मदद करना। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करेगा और जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी स्थापित होगी, क्रिएटिविटी का विकास होगा। सो 14 नंबर का उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। चक्रीय प्रक्रिया से अर्थ ये हो जाता है कि बताते हैं चक्रीय प्रक्रिया क्या है। ठीक है, देखिए प्रतिपुष्टि आएगा, फीडबैक आएगा।
चक्रीय प्रक्रिया का मतलब ये होता है, देखिए किसी भी बच्चे के संबंध में फीडबैक देना, आप डायरेक्टली फीडबैक तो दोगे नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, चक्रीय प्रक्रिया में समझा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में फिर आप कमियां और मजबूतियां देखेंगे, बच्चे को कहाँ समस्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही तो उसका फीडबैक बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये चक्रीय प्रक्रिया एक तरीके की हो जाती है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और बेटा हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही आपके हिंदी की पेडागोजी एग्ज़ाम में होंगे आपके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों तक ये लेक्चर आप पहुंचाइए, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे होगा क्या कि हम और सारे जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग बहुत आगे करने वाले हैं। एग्ज़ाम को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे और हिंदी में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करोगे, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, खुश रहिए।